नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IRFC के ऊपर। अगर आपने इस स्क्रीनशॉट को देखा कि FTSE में IRFC को ऐड कर लिया गया है और वीडियो को स्किप कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में एक एनालिसिस मैं किया हूं और ये है कि FTSE से पहले एक कंपनी, एक इंडियन कंपनी और भी ऐड हुई थी 2012 में। क्या 2012 में जब FTSE इंडेक्स में उनकी एडिशन हुई तो क्या उसके बाद वो रॉकेट बन गई थी? या आप लोग जो सोच रहे हो कि FTSE में IRFC की एडिशन होगी तो ये रॉकेट बन जाएगा, ये एनालिसिस मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगा कि आखिर FTSE है क्या, इसमें IRFC की एडिशन क्यों हुई, सारी बातें करने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। पहले खबर सुन लेते हैं कि FTSE इंक्लूड्स ग्लैंड फार्मा एंड IRFC इन ऑल वर्ल्ड इंडेक्स। ठीक है, ये आपको सुनने में अच्छा लगा कि इसको जगह मिली है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर FTSE होता क्या है। बहुत लोगों ने सवाल किया कि FTSE होता क्या है। देखो, FTSE को हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज, जिसे और शॉर्ट टर्म में बोलते हैं FTSE रसेल ग्रुप। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। FTSE क्या है? जिस तरह से आप भारत में देखते हो कि निफ्टी होता है, ठीक है, उसी तरह से एक वर्ल्ड इंडेक्स के लिए FTSE होता है। जिस तरह से भारत के 50 स्टॉक को हम लोग लेकर चलते हैं तो उसे निफ्टी 50 बोलते हैं, उसी तरह से वर्ल्ड के जो 100 हम लोग जो स्टॉक को लेकर चलेंगे जिसमें, तो उसको हम लोग बोलेंगे FTSE 100। उसी तरह से IRFC और ग्लैंड फार्मा को FTSE 100 में जगह मिला है। ये खबर थी, आप लोगों ने भी सुना, टेलीग्राम पर आपने देखा होगा। लेकिन उस एनालिसिस को मत भूलना जिस एनालिसिस को आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कुछ आर्टिकल पर। आर्टिकल में आखिर लिखा क्या हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से पढ़ो। FTSE has included newly listed stocks Gland Pharma and Indian Railway Finance Corporation IRFC in its all world index as part of its quarterly rebalancing review released on Saturday. FTSE will also implement the fourth and final tranche of Indian foreign ownership limit। ठीक है, all changes will be effective from 21 जून, यानी कि 21 जून से एडिशन हो गई इनकी, लेकिन इनका जो इफेक्टिवनेस है, जो इफेक्टिव होगा वो 21 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इन द क्वार्टर रिव्यूज FTSE ओनली कंसिडर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स और डीमर्जर्स विच मीट्स देयर इंटरनल क्राइटेरिया। देखो, अब ऐसा नहीं है कि IRFC ने आखिर क्या कर दिया जो इनके सिलेक्शन में आ गया। देखो, कुछ एलिजिबिलिटी बनी हुई होती है। मैंने आपको बताया कि 2012 में भी भारतीय स्टॉक ने FTSE में भी जगह बनाई थी, तो उसकी एलिजिबिलिटी में अगर जो भी स्टॉक्स आते हैं, ठीक है, उन्हें जगह मिलेगा। तो ग्लैंड फार्मा को जगह मिला और IRFC को मिला। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इंक्लूजन ऑफ ग्लैंड फार्मा एंड IRFC इन ऑल वर्ल्ड इंडेक्स इज लाइकली टू ब्रिंग एन एस्टिमेटेड इनफ्लो ऑफ 68 मिलियन एंड 20 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यानी कि FTSE इंडेक्स में ग्लैंड फार्मा के ऐड होने से $68 मिलियन की यहाँ पर बढ़त मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा बात करूँ IRFC के बारे में, तो FTSE में जगह मिलने से यहाँ पर $20 मिलियन की यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी, इनफ्लो देखने को मिलेगी। ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, द फर्स्ट इंडियन कंपनी विद चाइनीज प्रोमोटर गो पब्लिक, मेड इट्स स्टॉक मार्केट्स डेब्यूट इन नवंबर। पता होना चाहिए कि ग्लैंड फार्मा एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोमोटर चाइना के हैं। The company's 6,480 crore IPO, the biggest in the India's pharmaceutical sector, was open for subscription from 9 to 11 November at the price band। जो भी हो, एक समरी को मैं समझता हूँ कि ग्लैंड फार्मा एक ऐसी कंपनी है जिनके प्रमोटर चाइना के हैं और भारत के फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसमें सबसे बड़ी IPO लेकर आई थी अभी तक की। ठीक है, बात करता हूँ। State-owned IRFC was listed in January this year. The government sold around 13.64% in the companies to raise fund of rupees 4,633 crore in the share sale
IRFC is a dedicated market borrowing arm of the Indian Railway and it's wholly owned by the government acting through the Ministry of Railway। देखो IRFC के बारे में आप लोगों को पता होगा, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। IRFC का जो काम होता है वो जो भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फंडिंग करता है, चाहे वो प्रोजेक्ट्स इंडियन रेलवे को ब्यूटिफिकेशन को लेकर हो, किसी भी सुगम जो दुर्गम एरिया में कहीं रेलवे को चलाने को लेकर हो, जो भी ये भी काम है जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको फंडिंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ एनालिसिस को लेकर कि 2012 में जिस कंपनी को जगह मिली उसके बाद क्या रॉकेट बन गया था वो। देखो 2012 में भारती इन्फ्राटेल, अभी ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये 2020 में इंडस टावर के साथ मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद भारती इन्फ्राटेल नाम हट गया, अब इसे इंडस टावर के नाम से जानते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, देखो क्या होता है यहाँ पर मैं बताता हूँ। 31 दिसंबर 2012 को ये खबर आ गई कि FTSE में भारती इन्फ्राटेल को ऐड किया जाएगा। ठीक है, खबर आई थी। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, ये जो ग्राफ में ये आपको डे ग्राफ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो तो ये आपकी 31 दिसंबर की ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर के दिन ही खबर आई थी। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान से देखना, 31 दिसंबर के बाद डे ग्राफ है, यानी कि न्यूज आने के बाद 5 दिनों तक ये ग्रीन कैंडल बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर देखो। और मैं बता दूं कि जो भारती इन्फ्राटेल जो आई थी, IPO जो आई थी, इनकी भी डिस्काउंट लिस्टिंग हुई थी, डिस्काउंट रेट पर लिस्टिंग हुई थी। कंपनी ने जो प्राइस बैंड रखा था वो 220 रुपये रखा था। ठीक है, प्राइस बैंड 220 रुपये रखा था, लेकिन लिस्टिंग जो हुई थी इनकी लिस्टिंग सिर्फ 200 रुपये पर हुई थी, जो लगभग 9% के करीब इनका रेट, कुछ 9% के करीब इनका डिस्काउंट लिस्टिंग हुआ था। ठीक है, तो ये इसका हाल था जो IRFC का हाल है। ठीक है, तो कंपनी जो न्यूज आई कि FTSE में इन्हें रैंकिंग मिलने वाली है, उन्हें जगह मिलने वाली है, तो कंपनी ने लगातार 5 दिनों तक उछाल दिखाया था। ठीक है, अगर लेवल की बात करूं तो ये 200 वाला जो स्टॉक था ये 210 रुपये तक चला गया था। ठीक है, उसके बाद जो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर इफेक्टिव फ्रॉम इतना, यानी कि उस डेट से इफेक्टिव होगा, उसी तरह से ये इफेक्टिव जो हुआ। ठीक है, इफेक्टिव डेट था इसमें, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। ये शायद इफेक्टिव 7 जनवरी से हुआ था, यानी कि न्यूज़ 31 तारीख को आया, 7 जनवरी से इफेक्टिव हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि जब न्यूज़ आने के बाद इतना बड़ा इसमें बढ़त देखने को मिला था। ठीक है, तो उसी तरह से अब क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं IRFC से। मैंने आपको बोला था कि जिस तरह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दिलचस्पी बढ़ रही है IRFC का, क्योंकि पिछले दिन 60% से ज़्यादा डिलीवरेबल क्वांटिटी गई थी। इसका मतलब है कि लोग जो भी आ रहे हैं इसमें, जो भी ट्रेड कर रहे हैं, उसको वो डिलीवरी में चेंज कर रहे हैं, यानी कि वो रखते हैं। अब उन्हें लग रहा है कि आने वाले दिनों में IRFC में बड़े मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। और मैं तो श्योर हूँ कि इस न्यूज़ के बाद FTSE इंडेक्स में एडिशन होने के बाद IRFC में बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बोलता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैं बताता हूँ अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं चीज़ों को बताता हूँ। अच्छा लगता होगा आप लोगों को, लेकिन मेरे बातों पर विश्वास ऐसा भी नहीं कर लेना है कि मैं जो बोलूँ उसे ही मान लेना। मैं अगर कोई स्टॉक बोल दिया तो उसे खरीद लेना, बोल दिया बेचने को बेच देना। चीज़ को आपको एनालाइज करना है। अगर कुछ भी डिसीजन लेना हो तो किसी भी फिनेंशियल एडवाइज़र से आप संपर्क कर सकते हो। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताता हूँ। मेरा अनुभव कहता है कि IRFC में उछाल देखने को मिलेगी। अगर वो जो बूस्टअप है वो अगर देखने को नहीं मिला इस वीक में, तो मुझे लगता है फिर IRFC अप डाउन वाला ये डांस करेगा, मुझे लगता है। क्योंकि अगर इस तरह के न्यूज़ IRFC को अगर नहीं बढ़ा पा रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उतने फिर चेंजेस आएंगे। हाँ, कुछ बड़े न्यूज़ आ गए तो बदलेंगे, लेकिन मुझे लगता है अगर इसके बाद भी अगर मंडे से बढ़त देखने को नहीं मिलती है तो वो अप डाउन वाला खेल खेलेगा। और अगर नीचे गिरावट हुई, 22 रुपये 90 पैसे का लेवल को टच किया, तो फिर फॉल भी देखने को मिल सकता है। इसलिए ये लेवल याद रखना। अगर मंडे से बढ़त देखने को मिलती है तो तब तो सही है, अगर गिरावट देखने को मिली तो थोड़ा सा मुश्किल बड़ा समय होने वाला है हम IRFC इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे IRFC इन्वेस्टर्स के स्पेशल चैनल को ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम पर, तो ज्वाइन कर लो जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो,
ठीक है, वहाँ पर भी लोग अच्छे तरीके से बातें करते हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि आपको बहुत ही हेल्दी तरीके से बातें करनी है। किसी भी तरह की एब्यूजिव वर्ड्स, किसी पर कमेंट या किसी गर्ल्स को मैसेज करना वहाँ पर अलाउ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं वहाँ से आपको रिमूव कर दूंगा। हेल्दी वे में बातें करनी है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो करनी चाहिए आप लोगों को। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमुकी फिनटेक को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।